सोमेश्वर ने पृथ्वीराज को जब गद्दी पर बैठाया था, ऐसे मानो जैसे कोई योद्धा अवतार लेकर आया था। ऐसे मानो जैसे कोई योद्धा अवतार लेकर आया था। दुनिया के हर कोने में उसने कोहराम मचाया था, और जब जब आया गोरी लड़ने हर बार उसे हराया था। क्षत्रिय धर्म ने उसे कभी छल ना सिखाया था। बड़ा खुश हुआ था गोरी जब उसने पृथ्वीराज को बंदी बनाया था। बड़ा खुश हुआ था गोरी जब उसने पृथ्वीराज को बंदी बनाया था। आंखें भी छीन ली उनकी, के आंखें भी छीन ली उनकी, इतना कहर बरसाया था। तब चौहान ने बाण चलाकर गोरी को सबक सिखाया था। ऐसे मानो जैसे कोई योद्धा अवतार लेकर आया था, अवतार लेकर आया था। मित्रों नमस्कार, मैं रामदेव गहलोत आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख शासक वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान के बारे में। देखते हैं दोस्तों इनका जन्म कब हुआ। दोस्तों राजस्थान के इस योद्धा के पिता का नाम था, यानी डैडी का नाम सोमेश्वर था। इनकी मोम का नाम कर्पूरी देवी था, एंड इससे उत्पन्न होता है मिस्टर पृथ्वीराज चौहान। इनका जन्म सन 1166 में हुआ एवं मात्र 11 वर्ष की उम्र में शासक बना गया था। एवं देखो आप, 11 वर्ष की उम्र में अगर कोई शासक बनता है तो अपने राज्य को संभाल पाएगा या नहीं पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। इस उम्र में तो वो गिल्ली डंडा भी नहीं खेल सकता, तो कैसे अपने राज्य का नेतृत्व करेगा? इसलिए इनकी संरक्षिका बनती है कर्पूरी देवी, जो रिश्ते में इनकी माँ लगती थी। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का जन्म हमने देखा 1166 ईस्वी में देखा हुआ था, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि इसका जन्म कौन से स्थान पे हुआ था। इसका जन्म हुआ था गुजरात के एक स्थान पे अनहील पाटना, जो पड़ता है गुजरात में। कौन सी रात में? गुजरात में पड़ता है। दोस्तों इनका जन्म देख लिया हमने। इनकी उपाधि थी दल पुंगल, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विश्व विजेता। विश्व विजेता। दोस्तों इनकी एक और उपाधि थी राय पीथोरा। इनकी पत्नी देखते हैं, ऐसे तो इनकी टोटल पत्नियां 16 थी, लेकिन प्रमुख पत्नियां 2 ही थी, एक तो संयोगिता और एक इच्छिनी। संयोगिता के बारे में तो पूरा जग जानता है दोस्तों। इनकी प्रेम कथा तो अमर हो चुकी है, अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद में। लेकिन इनको बता दें कि ये संयोगिता जो है कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी। दोस्तों जयचंद गहडवाल की पुत्री थी। एवं दूसरी पत्नी थी इच्छिनी। इच्छिनी थी सिरोही के शासक सहसमल की पुत्री। सिरोही राजस्थान में पड़ता है, इसके शासक हैं सहसमल। इनकी पुत्री थी इच्छिनी। ठीक है दोस्तों, ओके। अब इनके पुत्र के बारे में पढ़ते हैं। इनके पुत्र का नाम था गोविंदा। जी हाँ दोस्तों, गोविंदा यानी गोविंद राज। गोविंद राज पुत्र भी देख लिया भाई, पत्नी है तो पुत्र तो हो गए ही, गोविंद राज। ठीक है, भ्राता भी देख लेते हैं। ब्रदर का नाम था इनका हरिराज। हरियो, अरे हरिया हरिया बागा माए खेल रे, जो भी है खेल बोल, जो भी है हरिराज। कौन सा राज? हरिराज। ये भाई आ गया, इसका भाईला भी आ गया, तो इनके बहन भी आएगी। बहन है फिर भाई प्रभा। ठीक है दोस्तों, भाई पढ़ लिया, पुत्र पढ़ लिया, बहन भी पढ़ ली, लेकिन इसके परम मित्र घोड़ा, यानी इनके बारे में नहीं पढ़ा हमने, नाट्य रंभा। दोस्तों इनके घोड़े का नाम था नाट्य रंभा। याद रहे दोस्तों, इनके घोड़े का नाम था नाट्य रंभा। एवं महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। और एक हुंजा घोड़ा था, वो था उमेद सिंह का। और रीलांकर घोड़ा था, वो था देव नारायण जी का। रेवत घोड़ा रामदेव जी का था। किरण काबरा घोड़ा जी मांगड़िया का था। ठीक है दोस्तों, इनके मंत्री जी की बात कर लेते हैं। मंत्री का नाम था कदमवास राठौड़। ये कदमवास राठौड़ जो है, इनके पिता थे सोमेश्वर, उनके भी मंत्री रह चुके हैं। इनके सेनाध्यक्ष की बात कर लेते हैं। सेनाध्यक्ष हैं भुवन कमल। दोस्तों अब इनके दरबारी कवि कौन कौन से हैं, दरबारी विद्वान कौन कौन से, इनके बारे में देख लेते हैं। एक तो जनार्दन। कौन सा धन? जनार्दन। और कौन सा? वागीश्वर। जय नायक भट्ट।
कौन सा नायक? जय नायक। जय नायक भट्ट ने एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज विजय, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, सवाल भी बहुत आते हैं एग्जामों में। और तो और दोस्तों एक क्या आता है, चंद्र बरदाई, बहुत फेंकू आदमी था दोस्तों, बहुत फेंकू आदमी। इन्होंने रचना की थी पृथ्वीराज रासो की, लेकिन ये पूरा नहीं कर पाए इस ग्रंथ को, इसलिए इसके बेटे जलहण ने इसको पूरा किया था, जलहण। एवं इस ग्रंथ के उद्धारक कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। ठीक है दोस्तों, चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज का परम मित्र था, जन्म 7 जन्म जीवन 7 मरण, इतना ऐसा दोस्त था दोस्तों। पृथ्वीराज के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखेंगे पृथ्वीराज के आसपास के जो शासक थे उस टाइम, वो कौन कौन से थे। पहले तो हम देखते हैं राजस्थान का ये नक्शा पतंगाकार है। पतंगाकार नक्शा ये इसका किसने कहा था? ऐसा कहा था T.H. हैंडले ने कि भी राजस्थान का नक्शा पतंगाकार है। अब ये राजस्थान का हृदय यहाँ अजमेर, इस अजमेर में रहते हैं पृथ्वीराज चौहान। अब यहाँ पड़ता है पंजाब, पंजाब भरतपुर अलवर पड़ता है। अब पंजाब भरतपुर अलवर, ठीक है, यहाँ पंजाब के क्षेत्र में एक जाति रहती थी, सतलुज क्षेत्र में, पंजाब हिसार इस क्षेत्र में रहती थी जाति भंडारक जाति, बहुत ही भयानक जाति थी दोस्तों, भंडारक जाति। और इनका हेडमास्टर था देवा, देवा की अदालत वाला देवा। ठीक है दोस्तों, ये देवा आता है पंजाब से कब्जा करता करता हुआ, जैसे ही भरतपुर अलवर में आता है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान ऐसा ट्रीटमेंट करता है रे, ऐसा ट्रीटमेंट करता है, ऐसा भगाता है इसको, ठेठ सिंध तक छोड़ के आता है दोस्तों, फिर वापस आने का नाम ही नहीं लेता। ये हो गए दोस्तों भंडारक जाति। अब आता है हरियाणा, नागार्जुन। हरियाणा का शासक था नागार्जुन। अब नागार्जुन कौन था? इसका चचेरा भाई था पृथ्वीराज चौहान का, चचेरा भाई ऑफ पृथ्वीराज चौहान। ठीक है दोस्तों, अब जब ये पृथ्वीराज चौहान शासक बना तो नागार्जुन को तो मतलब मन ही मन में आग लग रही थी, बहुत तंग करता था पृथ्वीराज को। तो पृथ्वीराज शासक बनते ही इसका काम तमाम गए दोस्तों, पराजित कर दिया 1182 ईस्वी में। आगे भी पढ़ेंगे। अब देखते हैं कन्नौज का एक शासक है जयचंद गहडवाल। हाँ, जयचंद गहडवाल कौन है? ये भाई भाई है दोस्तों, मौसी बेटे भाई हैं। जयचंद गढ़वाल पृथ्वीराज का मौसी बेटा भाई। अब जयचंद गढ़वाल की एक पुत्री हुई, सब जानते हैं, संयोगिता। अब संयोगिता और पृथ्वीराज में बहुत ही गहरा प्रेम था दोस्तों, हार्ट मेड फॉर ईच अदर, ऐसा प्रेम था। इसके बारे में अभी थोड़ी देर पढ़ेंगे। अब प्रेम था तो हर बाप को अपनी बेटी अगर किसी से प्रेम करे तो मतलब बुरा ही लगेगा। तो जयचंद गढ़वाल को मतलब आग लग रही थी, आग अंदर से आग लग रही थी बहुत ही ज़्यादा। इसके बारे में अभी थोड़ी देर पढ़ेंगे, क्या होगा, क्या मामला होगा। ठीक है, अब एक शासक था परमार्दी देव चंदेल। ये यूपी में एक महोबा नामक स्थान पड़ता है, ये है परमार्दी महोबा। इसका शासक है परमार्दी देव चंदेल। ठीक है दोस्त, परमार्दी देव चंदेल के 2 प्रमुख सेनापति रहे, आला एवं उद्दल। बेजाई थे, बहुत ही वीर थे शासक, ऐसे सेनापति। ठीक है दोस्तों, इससे क्या दुश्मनी थी वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे ही, लेकिन आला और उद्दल के बारे में एक अंग्रेजी शासक, अंग्रेजी विद्वान था, दार्शनिक कह सकते हैं या फिर लेखक कह सकते हैं, उन्होंने कुछ लाइन कही थी, कभी 11 वर्ष कुकर जीवे 12 वर्ष सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए बाकी जीवन धिक्कार। मतलब कुत्ते की आयु 11 वर्ष और सियार की आयु 12 वर्ष होती है, और 18 वर्ष आयु तो क्षत्रिय की होती है। उस 18 वर्ष की आयु में क्षत्रिय में के अंदर खून खोलता है दोस्तों, अपने वतन के लिए शहादत देने को खून खोलता है। ये जिग्निंग ने कहा था आला और उद्दल के लिए। ठीक है दोस्तों, हमने इनके समकालीन शासकों के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो एक और आता है सिरोय का सहसमल, इसके साथ भी क्या लफड़ा है ये भी देखेंगे हम। इसकी सहसमल की एक पुत्री हुई इच्छिनी। इच्छिनी
ठीक है। तो इच्छिनी ये करती थी लव पृथ्वीराज चौहान से। और यहाँ एक और शासक हुआ गुजरात का भीमदेव सोलंकी। दोस्त भीमदेव सोलंकी के साथ पृथ्वीराज की दुश्मनी दो तरीके से थी। एक तरीका तो यह कि भीमदेव सोलंकी ने पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर की हत्या की थी। एक दुश्मनी का कारण तो ये रहा। दूसरी दुश्मनी का कारण ये रहा कि पृथ्वीराज चौहान ने इच्छिनी से शादी कर ली थी, मगर भीमदेव इच्छिनी से ब्याह करना चाहता था, तो इसके कारण ये दुश्मनी बढ़नी। ठीक, इसके बारे में भी आगे बढ़ेंगे। और लास्ट में जो समकालीन शासक है वो मोहम्मद गौरी है। ये है हमारा पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान के ऊपर अफ़गानिस्तान, और इस अफ़गानिस्तान का जो सूबेदार है वो है मोहम्मद गौरी। ठीक है दोस्त, अब संयोगिता और पृथ्वीराज के बारे में बात करते हैं। मित्रों, मेड फॉर ईच अदर इतना लव था कि पूछो मत। ठीक है, जयचंद को मन ही मन बहुत ही जलन होती थी इनके लव को देखकर। फिर जयचंद ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना स्वयंवर का आयोजन किया जाए और इस संयोगिता को किसी ना किसी के साथ बस भेज दिया जाए, बस पृथ्वीराज के हाथ ना आए। तो उन्होंने एक स्वयंवर का आयोजन किया, लेकिन स्वयंवर में पृथ्वीराज को नहीं बुलाया गया। सभी राजा महाराजा आए, लेविस जींस पहन के, सेंट लगा के, डियो वगैरह लगा के, लेकिन पृथ्वीराज को नहीं बुलाया गया उस स्वयंवर में। और पृथ्वीराज की एक प्रतिमा स्वयंवर के बाहर दरबारी के रूप में लगा दी, ताकि सब लोग आएंगे तो सोचेंगे कि ये तो दरबारी है यहाँ का। इस प्रकार बहुत ही अपमानित किया इनको। ठीक है, तो जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता को कहा कि बेटी देख, घूम, राउंड लगा, जो पसंद आए उसके डाल देना वरमाला। तो संयोगिता गई, चक्कर लगाया, राउंड लगाया, कोई पसंद नहीं आया। जयचंद के पास आई, वो बोली डैड रिजल्ट नॉट फाउंड। तो डैड ने कहा प्लीज़ ट्राई अगेन। वापस ट्राई किया, फिर भी वही हालत, कोई पसंद नहीं आया। तो उसने जो दरबार पर लगी थी प्रतिमा पृथ्वीराज चौहान की, उसी पे वरमाला पहना दी, कहा तो मेरे यही पति है। ठीक है, तो जयचंद गढ़वाल को बड़ा गुस्सा आया, मामला बिगड़ने वाला था। तो संयोगिता ने लगाया व्हाट्सएप पे मैसेज पृथ्वीराज को कि हाय पृथ्वी, आई एम संयोगिता, पापा मेरी शादी कराने पर तुले हैं स्वयंवर रचा दिया है, कुछ करो ना। तो पृथ्वीराज तेरा हीरो आ रहा है, ऐसा कह रहा है कि डोंट वरी तेरा हीरो आ रहा है। संयोगिता कह रही है कि ओके पृथ्वी, जल्दी आना और घोड़े पे बिठा के ले जाना मुझे, मैं बाहर गेट पे आपका वेट कर रही हूँ, ओए ध्यान से आना। ओके, पृथ्वीराज यह दौड़ा चला आता है। ऐसा स्वीट मैसेज करेगी तो कौन नहीं दौड़ा चला आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही वरमाला पहनाई, पृथ्वीराज को व्हाट्सएप पे सूचना मिली, बस घोड़े पे उठा के अजमेर जाके लव मैरिज कर ली, जिसे अभी मेरे पहले गंधर्व विवाह कहा जाता था। अभी तो लोग लड़के और लड़कियां लव मैरिज करती हैं, पहले गंधर्व विवाह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हमने एक बात की थी भंडारक जाति के बारे में। हिसार और गुरुग्राम सतलुज प्रदेश क्षेत्र में रहने वाली भंडानक जाति के विद्रोह को दबाया किसने? पृथ्वीराज ने सन 1182 ईस्वी में बड़ा ही दबाया, दीवार में घुसाई दी। इतना खतरनाक ट्रीटमेंट किया रहे, पूछो ही मत। सिंध तक पहुंचा दी, इतना नॉन स्टॉप। ठीक है दोस्तों, अब मतलब जंग की बात हो रही है, लव तो हो गए, अब मैदान जंग। रायपुत्र यानी पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने कैसी नीति पर अपनाई? दिग्विजय की नीति। दिग्विजय मतलब सभी दिशाओं में विजय प्राप्त करना है, हमें तो ना इधर छोड़ना है ना उधर छोड़ना है। तो क्या किया भाई? सबसे पहले तो भाई चचेरे नागार्जुन को तो नागा कर दिया भाई सब। क्या नागा किया? बेजाई नागा किया। अजमेर के युद्ध में केमास राठौड़ के साथ मिलकर धूल चटाई दी इसको। और गुजरात के शासक भीम सिंह द्वितीय को परास्त किया। इसकी साथ दुश्मनी क्यों हुई? क्योंकि भीम सिंह सेकंड ने उसके पृथ्वीराज के पिता की हत्या की थी, सोमेश्वर की। और इसकी सिरोही के सहसमल शासक था सहसमल, इसकी एक पुत्र थी इच्छिनी देवी। भीम सिंह इससे विवाह करना चाहता था, लेकिन इच्छिनी को प्यार था पृथ्वीराज से। इच्छिनी ने टेलीग्राम से मैसेज किया पृथ्वीराज को, बाबू आई वाना मैरी यू। बस पृथ्वी के दिल मतलब लड्डू लड्डू हो गया अंदर से। तो वो भी इसको भी लेके चला गया। बस इसकी तो आग लगे ना, होगी दुश्मनी।
ये बात है। फिर एक और शासक था महोबा का, परमार्थ देव, इसके साथ भी पृथ्वीराज का युद्ध होता है। महोबा तुमुल का युद्ध होता है सन 1182 में। दोस्तों एक तरफ तो होता है पृथ्वीराज चौहान, एक तरफ होता है परमार्थ देव जो महोबा का चंदेल शासक था। उनके दो सेनापति होते हैं, एक आला और एक उद्दल। दोस्तों आला और उद्दल, अब आला उद्दल बड़े ही वीर थे दोस्तों, इतनी वीर थे कि इनकी वीर की गाथाएं अपने क्षेत्रों में चलती हैं और जनजाति के लोग बहुत ही गाते हैं इनकी गाथाएं। इस आला को कहा जाता था सप्त चिरंजीवी। स्थानीय भाषा में स्थानीय लोग कहते हैं इनको सप्त चिरंजीवी, मतलब इतने वीर थे कि पूछो ही मत। ठीक है, धमाकेदार लड़ाई होती है, धमाकेदार। क्यों लड़ाई होती है, अब इसका कारण भी हमें जानना होगा। ये हमारा राजस्थान है, इधर पड़ता है मालवा और इधर पड़ता है महोबा। ठीक है, अब पृथ्वीराज की सेना है जो कुछ सैनिक अभ्यास के लिए, सैन्य अभ्यास के लिए मालवा जाती है। मालवा से वापस लौटते हुए महोबा से आती है, लेकिन परमार्थ देव यहाँ गोचा करता है। दोस्तों मित्रों, गोचा ऐसा करता है कि यहाँ पृथ्वीराज की 90 से 95 सेनाएं को बंदी बनाकर उनका कत्ले आम कर लेता है। तो पृथ्वीराज को तो गुस्सा आएगा ही, उनकी आंखें बड़ी लाल उबला हो रही थी। बस हो गया ये युद्ध महोबा का, ऐसी तैसी कर दी इनकी पृथ्वीराज ने। आला उद्दल मारे गए दोस्तों। आला उद्दल इतने वीर थे कि इसके बारे में एक अंग्रेजी शासक ने कहा है कि 11 वर्ष कुकर जिए, 12 वर्ष सियाल, वर्ष 18 सत्रह जिए, बाकी जीवन धिक्कार। यह है दोस्त। पृथ्वीराज जी जाता है, अल्लाह की मृत्यु हो जाती है, उद्दल भी मर जाता है। फिर पृथ्वीराज चौहान अपने एक व्यक्ति होता है पुंजुन राय को महोबा का शासक नियुक्त कर देता है और अपना अजमेर में चला आता है।